So Jai Hind friends, welcome to परीक्षा गढ़, a one-stop solution for all your competitive examinations. तो कैसे हो यार तुम लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स की थोड़ी बहुत बात हो गई थी, बाकी कुछ आज कंटिन्यू करेंगे। तो जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं करा है तो वो जाके देख लो, क्योंकि ये जो सी वीडियो होने वाली है ना उसी की कंटिन्यूशन में होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक पढ़ोगे तो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है वो, तो उसको हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं और वो सारे पार्ट्स वाइज आज हम लोग करेंगे। तो पहला पार्ट मैंने उसका कवर कर दिया था कल, यानी जब तुम लोग वीडियो देखोगे इसके एक पहले वाली वीडियो में। उसके बाद का पार्ट जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है पार्ट 2, वो हम लोग करेंगे आज। ठीक है, तो चलो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो पे। तो यार ये पढ़े थे कल ये फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं। 7 नहीं, अभी 6 हो गए, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी बताया था, हट गया है। कौन से अमेंडमेंट से हट गया है? 44th अमेंडमेंट से हट गया है। ठीक, तो राइट टू इक्वालिटी कल हम लोग देख लिए थे। 14, 15, 16, 17, 18 क्या होता है देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। कौन कौन से आर्टिकल? 19, 20, 21, 21 का पार्ट ए और 22, इतना सारा आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो से पहले कल वाला रिकॉल कर लो भाई। चलो, पहला था इक्वालिटी वाला लाइट, तो उसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट बताया गया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या था कि लॉ के सामने एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या था कि एक जैसे लोगों के लिए एक जैसे लॉ होंगे। मतलब कोई अडल्ट, दो अडल्ट हैं तो दोनों को एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। एक अडल्ट एक बच्चे ने सेम ऑफेंस किया है तो उनके लिए गुना थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक, अगला आएगा डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन ओनली किन किन ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ओनली इनके आधार पे। ठीक, आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि सबको बराबर अधिकार मिलेगा वो एम्प्लॉयमेंट लेने का। ठीक, और नेक्स्ट आएगा एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। इसमें कोई ओनली नहीं है, एबॉलिशन ऑफ ऑल टचेबिलिटीज इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ठीक, अगला है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल। तो जो इतने सारे टाइटल हुआ करते थे आज़ादी के पहले, राजा, महाराजा, देराज, राय दीवान, राय बहादुर, सारे हो गए भैया क्या? कैंसिल। ठीक, तो राइट टू इक्वालिटी लास्ट वीडियो का है, इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया गया, आधे घंटे की वीडियो है, तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लो। ठीक, तो अब हम चलेंगे आज का हमारा जो एजेंडा है। आज का है कि राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 है हमारा क्या? राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 19 के जो पार्ट्स हैं सारे आज पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 जो है इसके ऐसे सब क्लॉज 1 का पार्ट ए, बी, सी, डी, ई, जी और एफ जो मैंने नीचे लिखा है, इतने पार्ट में डिवाइड होता है। तो आर्टिकल 19 का जैसे पहला पार्ट था, तो जैसे हर आर्टिकल होता है ना उसमें बहुत सारे उसके सब क्लॉज होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो 19 का 1 और 1 के जो सारे सब क्लॉज है वो हमारे जरूरी हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो हो चुका है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, इसको हटा दिया गया है, और इसके बाद है एफ, जी। ठीक, तो ये सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे तुम लोग देख सकते हो पहला आएगा इसमें क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अरे भाई साहब गंदा बवाल मचा पड़ा है इस टॉपिक पे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं। आजकल कॉमेडियंस को लोग बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ ज़्यादा बोल देते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है कि हर सिटीजन के पास, एवरी सिटीजन हैव राइट टू एक्सप्रेस उसके व्यूज, ओपिनियन, बिलीव्स, किस किस माध्यम से? बाय माउथ, बाय राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग, एपिग्राफी, कैलीग्राफी, सब सब इसमें आ जाता है। ठीक है, इन सब के माध्यम से हम अपने बातों या विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं। इसकी हमें राइट है, इसका हमें फ्रीडम है। ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या लगता है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगता है। ठीक, कि कुछ भी तो नहीं बोल दोगे यार, जो भी बोलोगे कुछ एक लिमिट में होना चाहिए। ठीक, तो रेस्ट्रिक्शंस क्या है? पहला है सोवर्निटी ऑफ इंडिया। क्या? सोवर्निटी ऑफ इंडिया। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा यूनिटी ऑफ इंडिया। तीसरा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर
पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक पीस। तो कुछ भी बोल सकते हो, बोल एक्सप्रेशन का अधिकार है आपको, स्पीच का अधिकार है, लेकिन जब तक आप सोवर्निटी को हार्म नहीं कर रहे, सिक्योरिटी को हार्म नहीं कर रहे, यूनिटी को नहीं हार्म कर रहे, इंटीग्रिटी को नहीं हार्म कर रहे, पब्लिक ऑर्डर को नहीं हार्म कर रहे और पब्लिक पीस को नहीं हार्म कर रहे, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो भारत के खिलाफ हो, एंटी इंडिया हो, कुछ एकदम ही बुरा हो, ठीक है। और एक बात और होता है कि क्या कहते हैं, डिसेंट, एक होता है डिसेंट और एक होता है सेडेशन, ठीक। डिसेंट मतलब अपोज करना किसी का, मान लो किसी का हम लोग अपोज कर रहे हो, किसी के विरोध में बोल रहे हो, ठीक है, कानून आया, कानून के विरोध में बोल रहे हो, वो अलाउड है। लेकिन सेडेशन कर रहे हो कि कंट्री के खिलाफ ही बोल रहे हो, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। विरोध अलाउ है, विरोध करो, अपनी बातों को रखो, ठीक, लेकिन सेडेशन, एंटी नेशनल तुम बातें बोल लो, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो जो फिर से सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, इनको हार्म करेगी, तो सॉरी सर, ये अलाउ नहीं है, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात और बताऊंगा, एक केस, जिसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन आता है केस स्टडी का, तो तुम लोगों ने काफी एग्जामों में देखा होगा, केशवानंदा भारती केस के बारे में कुछ पूछ लेता है, IR कोहलियो केस के बारे में बोल देता है। तो इससे एक केस है काफी इंपॉर्टेंट, वो है श्रेया सिंघल केस, ठीक है, श्रेया सिंघल केस। इससे क्या हुआ था, एक आईटी रूल हुआ करता था, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कुछ गाइडलाइंस हुआ करती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, क्योंकि उसको लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में, ठीक। तो अगर कभी आता है श्रेया सिंघल केस किससे रिलेटेड है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, जो इंटरनेट के थ्रू कन्वे करते हैं, जो व्हाट्सएप पे बात होती है, उस पर भी फ्रीडम है आपकी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही वो कवर होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि आपको असेंबली कहीं भी इकट्ठा होने या मिलने जुलने का वो है फ्रीडम है, आप कहीं भी मिल सकते हो, कहीं भी कुछ कर सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो इसमें भी मिलने की आज़ादी है, आपको पब्लिक मीटिंग रखने की आज़ादी है, डिमॉन्स्ट्रेशन निकालने की आज़ादी है, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है, क्या, इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस वही हमारी पुरानी वाली, सोवर्निटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, इनको नहीं हार्म कर रहे हो तो आप बिल्कुल असेंबली लगा सकते हो, कहीं मिल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके फ्रीडम में है, ठीक। इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं कि धारा 144 लग गई, ठीक, सेक्शन 144 कहीं लग गया, ठीक। धारा 144 कहीं लगने का मतलब कि उसमें क्या होता है कि जो डीएम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है, वो एक लॉ रूल पास करता है कि और एक एरिया में, उस जो नोटिफाइड एरिया में, वहाँ पे पब्लिक असेंबली, पब्लिक गैदरिंग को मना कर देता है। तो जनरली 4 लोगों की होती है, कहीं कहीं 5 भी लिखा रहता है, लेकिन बेसिकली 4 लोगों की होती है कि 4 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग आप नहीं कर सकते, ठीक। तो वो भी ऐसा बोल दो कि नहीं, वो मेरे फ्रीडम ऑफ असेंबली को हार्म कर रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहा है, तो वो भी गलत बात है, नहीं, ये अलाउ है, ठीक। इसके बाद एक और होता है फ्रीडम ऑफ असेंबली में, अगर देखा जाए, फ्रीडम ऑफ असेंबली में अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, हाँ, अगर मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, जैसे अभी कोरोना का केस मान लो, क्या, कोरोना का केस मान लो, तो उसमें आपको रोका जा सकता है कहीं मिलने से, कहीं एक जगह मिलने से। हुआ नहीं था कि आप क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो, एक जगह ज़्यादा लोग ना मिलो, तो इसके लिए भी और पब्लिक ऑर्डर निकाला जा सकता है, तो एक मेडिकल भी एक वजह बन सकती है, मेडिकल कंडीशंस। सेक्शन 144 धारा 144 डीएम मना कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन ये भी है, आपके मिलने से आप इंडिया की सोवरेनिटी को नहीं हार्म कर रहे हैं, सिक्योरिटी को नहीं हार्म कर रहे हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, इसको नहीं आप डैमेज कर रहे, तो आप मिल सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी राइट है, ठीक। तो ये क्या हुआ, आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज बी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ। एसोसिएशन मतलब लोगों के ग्रुप फॉर्म करना, कोई यूनियन फॉर्म करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी तो लेटर जुड़ा है, इसको फॉर्म करना, कंपनी बनाना, फर्म्स बनाना, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाना, ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज, अच्छा लिखा तो, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब जो होता है, क्या कहते हैं, फ्रीडम, ये सब आपका जो है फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल क्या राइट है। हाँ, एक बात और लिखूंगा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ असेंबली में,
जो राइट, कुछ लोग बोलते हैं ना स्ट्राइक, जो क्या कहते हैं स्ट्राइक को, एक सेकंड हिंदी में मेरा वर्ड छूट रहा है, आंदोलन, धरना, हाँ धरना, धरना it। तो राइट टू स्ट्राइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो राइट टू स्ट्राइक अगर कोई बोले कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, तो नहीं, हमारे पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है। लेकिन हम लोग राइट मतलब स्ट्राइक स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि ये सोवर्निटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को नहीं डिस्टर्ब कर रहा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा साफ साफ कहीं लिखा है कि राइट टू स्ट्राइक, तो राइट टू स्ट्राइक भाई कहीं नहीं लिखा है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे थे कि हाँ, एसोसिएशन फॉर्म करना अब अलाउ है, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज कहीं लिखे कि वी हैव फंडामेंटल राइट टू क्रिएट पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो। इसमें भी वही है, आपका एसोसिएशन ऐसा ना हो कि हाँ कल को क्या कहते हैं, एक ISIS अपने घर पे खोल के बैठ गए, ठीक है, एक ISIS ग्रुप बना लिया, नहीं कोई, फिर से वही हमारी रिस्ट्रिक्शंस आएगी। रिस्ट्रिक्शन जो थी हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपका एसोसिएशन, तो आप बिल्कुल एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक। अगला आएगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा हुआ, आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज C, ठीक। अगला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस पे काफ़ी क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। याद करो, कभी कभी रेलवे के प्राइस जब बढ़ते हैं, रेलवे का टिकट जब बढ़ रहा होता है, तो लोग बोलते हैं, तो फिर हंगामा हो जाता है, क्या कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा, कि रेलवे जो होता है, कॉमन मैन जो ट्रेवल करता है, किससे करता है, रेलवे से करता है। अगर रेलवे के प्राइस रीजनेबली हाई हो जाएंगे, तो वो एक तरह से इम्प्लिसिट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक। तो इसके बारे में ये बात करेंगे कि फ्रीडम मूवमेंट है, एवरी सिटीजन के पास राइट है कि वो इंडिया में कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, एक्सेप्ट कुछ मिलिट्री एरिया जहाँ पे मना किया जाता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ मना किया जाता है, और ऐसे कुछ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जहाँ मना किया जाता है, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे मूवमेंट आपकी अलाउ नहीं है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते, ठीक। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में एक बात और कहेंगे कि जैसे कुछ टोल्स की बात होती है ना, कि जो टोल प्लाजा लगा हुआ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी कि अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में केवल एक ही रोड है, केवल एक ही रोड है, तो आप यहाँ पे टोल प्लाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपको अगर रोड देनी हो, सेफ्टी देनी हो, बढ़िया रोडें देनी हो, तो उसके लिए कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए, ठीक। कि किसी आदमी के पास नहीं है पैसा, तो ऐसा तो है नहीं वो जा नहीं सकता, वो उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हैम्पर करती है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि अगर 2 पॉइंट के बीच में केवल एक ही रोड है, तो माय डियर स्टेट, स्टेट याद है ना, कल पढ़े थे स्टेट क्या होता है, पार्लियामेंट, यूनियन की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट के लेजिस्लेटर, लोकल बॉडीज, कंसुलेट, एम्बेसीज, ये सारी चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं, ठीक। बाकी कोर्ट आता है कि नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। हाँ, तो भाई अगर टोल वाली बात हुई, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आ गए थे कि अगर A पॉइंट से लेके B पॉइंट के बीच में एक ही रोड है, तो वहाँ पे हम लोग टोल नहीं लगा सकते, ठीक। तो फ्रीडम मूवमेंट ये है कि आप इंडिया में कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, अनलेस कोई स्पेसिफाइड एरिया जहाँ मना किया जाए जाने से, वहाँ नहीं जा सकते, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ये सेम एज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ही है कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, ठीक है। आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो थ्रू आउट इंडिया में, आपकी जहाँ इच्छा करे आप वहाँ जाके रह सकते हो, अनलेस अनटिल फिर वही कुछ नोटिफाइड एरिया, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ सब जाके आप नहीं रह सकते। कुछ ऐसी नोटिफाइड एरिया जहाँ मना किया जाने रहने से, वहाँ भी आप नहीं जा सकते, वहाँ भी जाके नहीं रह सकते, ठीक। अच्छा, ये वीडियो मैं उस समय बना रहा हूँ जब 35A और 370 का आर्टिकल जो है ख़त्म हो चुका है, वरना पहले 35A था, तो वो जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को स्पेशल राइट देता था कि केवल जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स ही जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इस 35A ख़त्म हो गया, 370 ख़त्म हो गया, तो अब आप कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी जाके रिसाइड कर सकते हैं, ठीक। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो चाहे वो प्रोफेशन परस्यू कर सकते हो, जो चाहे वो प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हो, बन सकते हो, कुछ भी, ठीक। अनलेस अनटिल क्या कहते हैं,
वो वापस वही यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस हैम्पर ना कर रही हो। ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस। एक बात और, ऐसी कोई भी चीज़ें जिस पे जो केवल स्टेट की हैं, जिस पे केवल स्टेट ही अपना काम कर सकता है, वो नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कल को मानो कोई प्रोफेशन आप करना चाहो, जैसे कि जैसे स्पेस एक्स की तरह आप भी बोलो कि हम भी अपना रॉकेट मार्स पे भेजेंगे, तो हम अपने घर पे एक नया सेंटर बना लूँगा। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बड़े पैसे हैं भाई, हर देश खरीद रहा है, तो क्यों ना मैं अभी न्यूक्लियर एक पावर प्लांट अपने उधर लगा लूँ। नहीं, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई बोलता है स्टेट की मोनोपोली है, तो हाँ स्टेट की मोनोपोली है। एक केस हुआ था, सीपी बेरार मोटर केस करके, सीपी बेरार मोटर केस करके, उसमें बोला गया था कि उस समय की बात है पहले की, जब गवर्नमेंट जो मोटर व्हीकल्स थे उस पर अपनी मोनोपोली कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ स्टेट चाहे, अगर स्टेट चाहे तो किसी एक प्रोफेशन पे अपनी मोनोपोली कर सकता है, वहाँ पे कोई और आदमी नहीं आएगा। तो जैसे अभी हमारे यहाँ है, न्यूक्लियर बॉम्ब केवल गवर्नमेंट ही बनाती है, कुछ रॉकेट रॉकेट सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती है। ठीक है, तो वो फ्रीडम, वो प्रोफेशन आप नहीं ले सकते। बाकी कोई भी प्रोफेशन आप कैरी आउट कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। ठीक, तो ये हो गए हमारे 19 के सारे आर्टिकल्स, सारे फ्रीडम्स। एक बार वापस रिकॉल कर लेंगे। स्पीच, एक्सप्रेशंस, 19A, 19B था असेंबली, 19C था एसोसिएशन, 4 था कि थ्रू आउट इंडिया कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, ई था किसी भी जगह पर रह सकते हो, और जी था क्या, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एफ एक हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे मैंने बताया 44th अमेंडमेंट से अब जा चुका है कैंसिल। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है कि ये राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था। ठीक, और ये कि ए बी सी डी ई जी, ये सारे किस पे क्या क्या आता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पे इसको भी बिल्कुल से याद कर लेना, समझ लेना। ठीक, तो हो गया हमारा 90 खत्म। हाँ, तो यार अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्टिकल 20 पे। तो 19 की बात हो गई, अब आते हैं 20 पे। तो 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब कन्विक्शन क्या होता है, कन्विक्शन जब कोई आदमी के ऊपर कोई गुनाह प्रूफ हो जाता है तो वो होता है कन्विक्शन। ठीक, तो अब कन्विक्शन के बारे में क्या है कि जो भी है, कोई भी हो, इंडियन हो या उसका सिटीजन हो, उसको 3 लॉ, बाहर का फॉरेनर हो, उसको ये 3 राइट्स मिलते हैं। क्या, नो एक्सपेक्ट फैक्ट, सॉरी, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक, यानी यानी कि कोई मान लो, अच्छा इसके एक खास बात है कि खाली क्रिमिनल क्रिमिनल चार्जेस में होता है, ये सिविल में नहीं होगा, सिविल चार्जेस में ही नहीं होगा, खाली क्रिमिनल चार्जेस की बात हो रही है। अच्छा मान लो कोई लॉ आज है, ठीक, और कोई आदमी कन्विक्ट हुआ है बैक डेट टाइम पे, तो ये आज का लॉ कभी बैक डेट ट्रेवल नहीं करता है। जो आज लॉ हुआ ना, अब वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होगा। तो आज के बाद जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई ऑफेंस होगा, उस पर अगर कन्विक्शन प्रूफ होगा तो वो क्रिमिनल लॉ उस पर लगेगा। तो बेसिकली ये है कि ये एक्स पोस्ट फैक्टो कि जो क्रिमिनल लॉ है वो टाइम बैक जाके नहीं काम करता। कोई सिविल लॉ है, कोई फाइनेंशियल लॉ है, तो वो पीछे चला जाता है, क्योंकि कोई पहले का केस हुआ तो उस पर आज के लॉ के हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाती है, लेकिन क्रिमिनल लॉ ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरा, नो डबल जेपर्डी, यानी एक बार किए हुए गुनाह का, एक बार किसी ने क्राइम किया, उसको कन्विक्शन हो गई, उसको सजा हो गई, तो उसी जुर्म की उसको दूसरी बार सजा नहीं होगी। ठीक, तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा। एक बार मान लो कोई चोरी किया, जेल गया, फिर उसी जो चोरी किया था फिर उसको जेल भेज दिए, तो नहीं भाई, ये गलत है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप अपने नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वो पुलिस वालों के इसमें देखा नहीं होगा, बाहर बहुत सारे वेब सीरीज में देखा होगा कि जो पुलिस को दिया हुआ जो टेस्टिमनी होती है वो अपने खिलाफ वैलिड नहीं होती जब तक उसको ओपन कोर्ट में रिपीट नहीं किया जाए। तो ये होता है कि किसी भी पर्सन को आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि वो अपने खिलाफ करे। ठीक है, तो यूएसए अगर फॉरेन फिल्म में देखा हो तो बोलते हैं कि हाँ आई चूज फिफ्थ अमेंडमेंट, तो राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार, वो ये भी है राइट, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप अपने खिलाफ कुछ भी अगर आप बोलते हो तो वो ओपन कोर्ट में वैलिड नहीं होता, ओपन कोर्ट में वैलिड नहीं होता। ठीक, तो लिखा हुआ है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने खिलाफ वो विटनेस नहीं होता, मतलब
जनरली वही है कि आप जो पुलिस कस्टडी में अगर अपना कोई बयान देते हो तो वो ओपन कोर्ट में वैलिड नहीं होता, वहाँ आपको रिपीट करना पड़ता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो राइट टू साइलेंट वाला ये एक काम भी यहाँ पे है कि आप चुप रह सकते हो। ठीक, तो ये आर्टिकल 20 हो गया। 20 के 3 पार्ट पढ़ लिए। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्रिमिनल लॉ कभी बैक डेट नहीं जाता। क्रिमिनल लॉ जो प्रेजेंट आज की बात हुई और आज की जो फ्यूचर की बात हुई, इन सब में क्रिमिनल लॉ वैलिड होगा। ठीक, नो डबल जेपर्डी, कि एक बार कोई ऑफेंस हो गया, एक बार कोई गुनाह हो गया, उसके लिए एक आदमी को पनिशमेंट मोर देन वंस नहीं मिलेगी। ठीक, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे दे। आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते। ठीक, ये क्यों? क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है। तो नाउ कमिंग टू आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 20 हो गया, नाउ कमिंग टू आर्टिकल नंबर 21। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसकी हेडिंग पढ़ो एक बार। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ठीक, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबको अवेलेबल है, सिटीजन्स को भी और नॉन सिटीजन्स को भी। तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि राइट टू लाइफ किस में है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी किस में है। एक ऐसा और आता है, कहते हैं राइट टू लिव विथ स्पेलिंग गलत हो गई, लिव विथ डिग्निटी। अगर मान लो एग्जाम में कुछ भी उल्टा सीधा पूछ ले जो तुमको लगे कि राइट टू लाइफ से इंपॉर्टेंट है, हमें जीने के लिए ज़रूरी है, मान लो राइट टू स्लीप पूछ लेता है, सोने का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 है। राइट टू एजुकेशन तो बाद में आ गया। राइट टू ईट फूड, राइट टू ईट क्लीन वाटर, राइट टू सैनिटी, ठीक है, ये सब किस में आता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए, आपके लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसमें कवर होता है आर्टिकल नंबर 21 में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आज में कोर्ट में ट्रायल में जाते हैं उसमें इसको कोट किया जाता है कि कहीं इस आदमी की प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिव विद डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, ये सब हार्म तो नहीं हो रही ना। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 21। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 21 का ए पार्ट। 21 का ए पार्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन। तो 21 ए में क्यों आया? इसको दूसरे में तो ला सकते थे। तो जैसे 21 को हम लोग पढ़े, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लिव विद डिग्निटी कब रह पाएंगे? जब एजुकेशन हमें मिलेगा ना। अच्छी लाइफ जीने के लिए एजुकेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो राइट टू एजुकेशन लाइक गवर्नमेंट। अच्छा, राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़े, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि राइट टू एजुकेशन आया किस अमेंडमेंट एक्ट से, बहुत पूछता है ये। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आया क्या? राइट टू एजुकेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आता है। 86 इसको भूलना मत, एग्जाम्स में आ जाता है ऑप्शन देके, और ऐसे ही देता है 76, 86, 96, 84 ऐसा करके दे देता है। अब कंफ्यूज हो जाओ कौन सा 6 था, 86 था। ठीक, तो उसको भूलना मत एग्जाम में। राइट टू एजुकेशन क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो बेसिक एजुकेशन है ना, वो फ्री है। किसके लिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो बेसिक एजुकेशन होती है वो स्टेट की तरफ से फ्री है और कंपलसरी भी है। ठीक, इसको पढ़ लो। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। कैसे? 6 to 14 ईयर के एज गैप पे। ठीक है, और ये एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, वो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन ही है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे को यूनिवर्सिटी जाने के लिए गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देगी, नहीं। जो बेसिक एजुकेशन जो आपकी ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, उसने गवर्नमेंट आपको फ्री में दे देती है। ठीक, तो मेन बात इसमें क्या है? 86 से आया 2002 में, और 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए फ्री भी एंड कंपलसरी भी स्टेट प्रोवाइड करेगा, फ्री एंड कंपलसरी। ठीक, 21A है आर्टिकल 21A। नेक्स्ट आएगा आर्टिकल 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट हो रहे हो या कोई डिटेन हो रहा है, सेम जनरली सेम मीनिंग ही होता है इसका। ठीक, अरेस्ट और डिटेंशन के लिए ये आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल? 22। ठीक,
आर्टिकल 22 में क्या लिखा होता है कि कोई आदमी अगर अरेस्ट हो रहा है तो उसे अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने जरूरी है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक, उसको राइट टू हैव लीगल पावर है कि उसको लॉयर मिलेगा, क्या राइट टू हैव लॉयर, उसको लॉयर मिलेगा। अगर वो गरीब है तो स्टेट उसको लॉयर लाके देगी, उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है। ठीक, उसके बाद अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अरे यार मेरा पेन टैप, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक है। मैजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके जाना है। तो ये तीन जो है आर्टिकल 22 के अंदर कवर होता है। ठीक, अगर मान लो तीनों में से कोई एक भी नहीं किया, तीनों में से कोई एक भी फुल फॉलो नहीं किया, उसको अरेस्ट के समय ग्राउंड नहीं बताया या उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, या मान लो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के साहब के सामने नहीं पेश कर पाए, तो ये क्या हुआ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हुआ कैंसल। और आपने क्या वायलेट कर दिया, इसके पहले क्या पढ़े थे, आर्टिकल 21 प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं फॉलो होता तो किसी की पर्सनल लिबर्टी ले लिया आपने, यानी आर्टिकल 21 हार्म कर दिया। तो ये होती है कनेक्टिविटी। आर्टिकल 22 21 से किस तरह से कनेक्टेड है ये इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आर्टिकल 22 में ग्राउंड्स बस जरूरी है, लीगल रिप्रेजेंटेशन, 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट को। अच्छा, मैंने डिटेंशन के बारे में बताया है, दो तरह की डिटेंशन होती है, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है, अगर किसी का ऑफेंस, किसी का जुर्म कम कोर्ट से प्रूफ हो गया, अगर कोर्ट ने उसको डिटेन करने की ऑर्डर दे दिया है, तो वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको अभी उसने क्राइम कमिट नहीं किया है लेकिन फ्यूचर में आपको पता है कि वो क्राइम कमिट करेगा, उसलिए उसको डिटेन कर लिया, उसलिए उसको अरेस्ट कर दिया। तो ये आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कि फ्यूचर में यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, सिक्योर सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, आपको पता है ये सब वो हार्म कर देगा। ठीक, तो वो हार्म ना हो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसको पहले से ही अरेस्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसने ना अभी अरेस्ट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना उसका कोई अभी ट्रायल हुआ है, ना उसका कन्विक्शन हुआ है। ठीक, तो ये दो तरह की डिटेंशन आती है आर्टिकल 22 के अंदर। इसके लिए भी अगर इसमें भी डिटेन कर रहे हो तो ग्राउंड्स बताना ज़रूरी है, लॉयर लाना ज़रूरी है, मैजिस्ट्रेट के सामने लाना ज़रूरी है। ठीक, इस पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई थी जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। तो उसके बाद उस समय के जो लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के, उन सबको प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया गया, तो होम अरेस्ट में डाल दिया गया था है। तो इस पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, तो भाई आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। आर्टिकल 19 पढ़े, 19 का 1 का सब क्लॉज ए पढ़े। ए क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसमें बी क्या था, बी क्या था जल्दी बताओ भाई। आर्टिकल, हाँ बी क्या था, असेंबली। क्या, असेंबली, आप कहीं भी आ सकते हो, मिल सकते हो, रह सकते हो, लेकिन जब तक आप क्या नहीं हार्म करते, ये सब रिस्ट्रिक्शन याद रखना। रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है, क्या, सिक्योर सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, इसको जब तक हार्म नहीं कर रहे तब तक ठीक है। वेरी गुड। आर्टिकल सी क्या था, एसोसिएशन, कुछ भी है एसोसिएशन, कैसा भी एसोसिएशन, कोई भी फर्म, कोई भी क्या कहते हैं यूनियन बना लो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना लो, इन सब का भी आपको अधिकार है। ठीक, डी क्या था, रेसिडेंस, सॉरी डी क्या था, ट्रेवल का, कि आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट। ई क्या था, ई क्या था, रेसिडेंस, ई क्या था, रेसिडेंस। एफ क्या था, प्रॉपर्टी था, क्या, प्रॉपर्टी था, लेकिन इसको हटा दिया गया कौन से एक्ट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा दिया गया। और जी क्या था, प्रोफेशन, क्या, प्रोफेशन। उसके बाद आया आर्टिकल नंबर 20 में क्या पढ़े, अगेंस्ट कन्विक्शन की राइट थी, क्या, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी क्रिमिनल लॉ जो आज है वो पहले किए हुए क्राइम पे नहीं वैलिड होगा,
जो आज के क्रिमिनल लॉज हैं वो कब आएंगे, वो आएंगे आज प्रेजेंट के लिए, किसके लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, क्या, फ्यूचर के लिए, ठीक। उसके बाद आया, उसके बाद क्या था, डबल, नो डबल जेपर्डी, क्या, नो डबल जेपर्डी। इसमें क्या था कि कोई भी किसी ने क्राइम किया, उसको कन्विक्शन हुई, तो उसी क्राइम के लिए उसको दोबारा ट्रायल पे नहीं भेज सकता, उसके ऊपर दोबारा सजा नहीं हो सकती, उसको दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता सेम किए हुए क्राइम के लिए, ठीक। डबल जेपर्डी। उसके बाद क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप अपने खिलाफ जो पुलिस में दोगे या अटेस्ट होते समय जो आप दोगे वो ओपन कोर्ट में वैलिड नहीं होगा, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ठीक है, आप अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता किसी क्राइम में, ठीक। उसके बाद आता है आर्टिकल 21, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, राइट टू लाइफ है भाई, ये राइट टू लाइफ है, ये राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी। तो उसमें सारे सारे राइट्स जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए और विद डिग्निटी से जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट टू इवन स्लीप, इवन राइट टू स्लीप किस में कवर होता है, ठीक। आर्टिकल 21 ए क्या था, 6 से 14 यानी 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, फ्री और एलिमेंट्री, सॉरी फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक, फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन 21 ए। और 22 क्या था, क्या, जब कोई भी आदमी अरेस्ट होगा, कोई भी आदमी डिटेन होगा, तो उसको क्या बताए जाएंगे, ग्राउंड्स, उसको क्या मिलेगा, लीगल रिप्रेजेंटेशन, क्या, लीगल रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड क्या होगा कि उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। दो तरह के डिटेंशन बताए थे, एक बताए थे क्या, प्यूनिटिव, एक बताए थे क्या, प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन जिसके खिलाफ जो अपराध है, जो गिल्ट है वो प्रूव हो गया है, वो कन्विक्ट हो गया है, उसके ट्रायल हो गए हैं, तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन में आएगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा आदमी, ऐसे लोग जो आगे चल के सोवर्निटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, इसको हार्म कर सकते हैं, वो आएगा किसमें, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया राइट टू फ्रीडम वाले सारे 19, 20, 21, 21 का ए और 22। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और इतने दूर आ गया तो अच्छा लगा हो यार, सब्सक्राइब कर दो। कोई अगर ऐसा है, कोई सजेशन है, कोई आपके मन में है कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मेरी टीम का कोई आदमी इम्प्रूव कर सकता है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर किया करो यार, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ो, कीप ग्राइंडिंग और कीप स्माइलिंग।